दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यायवार व्याख्यात्मक हल, जो अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट तथा नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम प्रारंभिक शिक्षा के आधुनिक प्रयास तथा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक शिक्षा के प्रयास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है, आपको बताना है। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशेषी सूची। तो सही उत्तर समवर्ती सूची, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, शिक्षा को समवर्ती सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिन पर कानून केंद्र तथा राज्य दोनों ही बना सकते हैं, यानी ऐसे विषय जिन पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन केंद्रीय विधि को राज्य विधि पर महत्व प्रदान किया गया है। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो सही उत्तर 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसलिए संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो याद रखिएगा, संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मूल अधिकार की श्रेणी में आ गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 21A जो कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है और इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है किस अनुच्छेद में। तो सही उत्तर अनुच्छेद 21A में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21B, अनुच्छेद 22C या अनुच्छेद 23D। तो सही उत्तर अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है और इस अनुच्छेद के द्वारा प्राथमिक शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था है, इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है। धर्म, लिंग, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता में। तो सही उत्तर हो जाएगा कि धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में जो है पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 1, 2 और 3 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। इसमें राष्ट्रीयता का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर और चला सकते हैं। तो सही उत्तर अनुच्छेद 30(1), ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में आर्टिकल 31 में उल्लेख है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं और उनको संचालित कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम शुरू करने का प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना या अध्यापकों का विकास। तो सही उत्तर नामांकन संख्या यानी इन नंबर ऑफ इनरोलमेंट में बढ़ोतरी करना। प्राथमिक विद्यालयों में 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य हैं उसमें छात्रों के पोषण स्तर में वृद्धि करना, सार्वजनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए नामांकन उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना और सीखने के स्तर को बढ़ावा देना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान पोषण सहायता देना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002 या 26 सितंबर 1994। सही उत्तर ऑप्शन डी 26 सितंबर 1994। याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई थी और इस प्राधिकरण का कार्य बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित और क्रियान्वित करना है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। न केवल अध्यापक पात्रता परीक्षाओं बल्कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भी कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो उत्तर है वर्ष 2006 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले 1929 में पारित किया गया था, जिसे इसके प्रस्तावक हरबिलास शारदा के नाम पर शारदा एक्ट कहा जाता है। वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने इसे निरस्त करके बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया है। तो याद रखिएगा, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 2006 में पारित किया गया है। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है। तो आप जान लीजिए, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। अगला है कि सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है किससे। तो सही उत्तर सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारूप अक्टूबर 1998 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया। इसका क्रियान्वयन वर्ष 2001 में शुरू हुआ और सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है कि किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया। ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या शिक्षक शिक्षा। तो सही उत्तर प्राथमिक शिक्षा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत 1987-88 में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से की गई और इस योजना को वर्ष 1993-94 में उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ। तो वर्ष 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। यह मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 से प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट कब संसद द्वारा पारित किया गया। तो आप जानते हैं वर्ष 2009 में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE एक्ट संसद द्वारा 2009 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं। 40, 42, 45 या 48। तो सही उत्तर 45 घंटे। दोस्तों याद रखिएगा कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य को क्रियान्वित करना होगा।
अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो सही उत्तर आप देख लीजिए कितने सप्ताह, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई। वर्ष 1986 में, 1992 में, 2005 में या 2009 में। तो सही उत्तर याद रखिएगा 2005 में। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एनसीईआरटी के द्वारा प्रस्तुत की गई। ये भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ या सिफारिशें प्रस्तुत करता है और शिक्षक को सुविधादाता की भूमिका में प्रस्तुत करता है। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी के द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ घोषित किया गया। तो सही उत्तर 2005 में एनसीईआरटी के द्वारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क घोषित किया गया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 बल देता है किस पर। तो सही उत्तर एनसीएफ 2005 कर के सीखने पर बल देता है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है बताना है। ये भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, सही नहीं है। ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ या सिफारिशें प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। ऑप्शन है सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक या सुविधादाता। तो सही उत्तर सुविधादाता। दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक जो है वो सुविधादाता की भूमिका निभाएगा जिससे बच्चों को सीखने में कोई असुविधा न हो। अगला प्रश्न है इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, सही। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, सही नहीं। बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, बालकों को मातृभूमि मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान करता है और बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराता है। हम बच्चों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना इसका मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, त्रिभाषा या बहुभाषा। तो सही उत्तर बहुभाषा, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में निहित है कि भाषा में त्रिभाषा के साथ साथ बहुभाषिक प्रवीणता विकसित करने के लिए भारतीय समाज के बहुभाषिक चरित्र को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है। व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवतावाद। तो सही उत्तर रचनावाद।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में रचनात्मकता को महत्व दिया गया है। अब आइए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है, आपको बताना है। बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता और सिद्धांत पर बल, या इनमें से सभी। तो सही उत्तर इनमें से सभी। दोस्तों आप जान लीजिए, मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में वैचारिक और व्यवहारिक परिवर्तन किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के उपयोग की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे बाल मनोविज्ञान पर बल, बालकों की विभिन्न अवस्थाओं को महत्व, बालकों की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों को महत्व, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व, पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं पर बल और शिक्षण विधियों में सुधार। तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता बाल मनोविज्ञान पर बल, बालकों के व्यक्तित्व का आदर और व्यक्तिगत विभिन्नता और सिद्धांत पर बल, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है। ऑप्शन है, शिक्षार्थी और अधिगम अनुभव, शिक्षक और अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, या सभी विकल्प सही हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हैं। देखिए, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, या इनमें से सभी। तो सही उत्तर इनमें से सभी। शिक्षार्थी, अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान के तीनों मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए तीनों ही तत्व महत्वपूर्ण है और किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए। तो सही उत्तर, इसकी सहायता से वो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, और यदि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तो इसे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, आपको बताना है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, या प्रयोगीकरण। तो सही उत्तर अंतर्दर्शन। मनोवैज्ञानिक जब स्वयं के व्यवहार तथा मानसिक गतिविधियों का निरीक्षण करता है तब वह अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, या शिक्षा मनोविज्ञान। तो सही उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों आप जान लीजिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए और शिक्षा मनोविज्ञान इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी विचारक ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ऑप्शन है फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, या होलजिंगर। तो सही उत्तर वाटसन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन का कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, या जो चाहे बना सकता हूँ। तो याद रखिएगा, ये वाटसन का कथन है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का, या गेस्टाल्टवादियों का। तो सही उत्तर गेस्टाल्टवादियों का। गेस्टाल्टवादी विचारधारा के मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन ने गणित की तरह मनोविज्ञान में जीव और वातावरण के बीच संबंधों की व्याख्या के लिए सूत्र विकसित करने का प्रयास किया, जिसे लेविन का क्षेत्र सिद्धांत या लेविन्स फील्ड थियरी के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है गर्भकाल में, जन्म से, जीवन पर्यंत या किशोरावस्था में। तो सही उत्तर जन्म से, ऑप्शन बी। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जन्म से किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। तो सही उत्तर है पेस्टोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी। जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतः दर्शन का तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है अपने और दूसरों के अंदर देखना, अपने में देखना, गहन निरीक्षण करना या पूर्वानुमान करना। तो सही उत्तर अपने में देखना यानी ऑप्शन बी। अंतः दर्शन या अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है अपने अंदर देखना। शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है और इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने किया था। इस विधि को अंतः अवलोकन अथवा आत्मगत निरीक्षण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय का संबंध निम्नलिखित नाम से है। डीवी, वाटसन, स्किनर या फ्रायड। तो सही उत्तर फ्रायड हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने किया। इस विधि में व्यक्ति के चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ये विधि सामान्य और असामान्य प्रक्रियाओं और अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन द्वारा मन के गहन कारणों को खोजने के लिए तकनीकी विधि है। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, आपको बताना है। वुंट, वाटसन, फ्रायड या हल। तो सही उत्तर विलियम वुंट। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट ने 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिप्जिग में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित की और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिलाया। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि कौन सी है। अंतःदर्शन विधि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि, प्रयोगात्मक विधि या निरीक्षण विधि। तो सही उत्तर प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन सी। प्रयोगात्मक विधि व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही और विश्वसनीय विधि है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी आनुवांशिक विधि है, आपको बताना है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या विकासात्मक। तो सही उत्तर ऑप्शन डी विकासात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान की विकासात्मक विधि को आनुवांशिक विधि भी कहा जाता है। विकासात्मक विधि दीर्घकालीन विधि है जो कि जीवन इतिहास विधि के लगभग समरूप है, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर ये है कि विकासात्मक विधि में मनोवैज्ञानिक स्वयं ही अवलोकन करके सूचना एकत्रित करते हैं, जबकि जीवन इतिहास विधि में आवश्यक सूचना अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बाल विकास एवं शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के नए प्रयास और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका व्याख्यात्मक हल, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट, नेट, जेआरएफ तथा अन्य परीक्षाओं के बाल विकास और शिक्षण विधि खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।